वेलकम एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल का लास्ट पोर्शन, जिसमें कि हम क्या करेंगे, ऑक्सी एसिड्स एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहली चीज जो बनती है, जो मुझे तुम लोगों को समझाना है कि ऑक्सी एसिड्स क्या होता है। ठीक है, देखो ऑक्सी एसिड्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड्स कौन होते हैं? ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स। ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, और आज हमें क्या डिस्कस करना है, ऑक्सी एसिड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को पहले पढ़ना है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का भी डिस्कशन हम करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, HClO4, HClO3, HClO2, HClO। तुम लोगों ने जनरली एसिड्स के नाम पे क्या सुना होगा? HCl सुना होगा, एसिड होता है। ठीक है, अब देखो HCl तो एसिड होता है, वो बात तुम्हें पता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स। इन एसिड में तुम्हें क्या दिख रहा है? HCl भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड्स। और ये सब तुम लोगों ने HClO4 वगैरह ये सब नाम सुने होंगे। ठीक है, तो अब हमें इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो देखो कभी भी ऑक्सी एसिड्स अगर आते हैं और ऐसे ऑक्सी एसिड्स जो सेम एलिमेंट वाले हो, तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे कंपेयर करेंगे वो चीज समझो। देखो कभी भी फॉर ऑक्सी एसिड्स of same element, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ना वो बढ़ता है व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई भी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑक्सी एसिड दिखता है जो सेम एलिमेंट का हो, तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा किससे कंपेयर करोगे तुम? उसके ऑक्सीडेशन नंबर से। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ऑक्सीडेशन नंबर भी नहीं निकालने आता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक बता दे रही हूँ। जैसे HClO4 है, तो HClO4 में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। जिसका निकालना है उसका क्या कर लो? X मान लो, X माइनस ऑक्सीजन का कितना होता है? जनरल ऑक्सीडेशन -2, तो -2 इंटू 4 कितना हो गया? -8 इज इक्वल टू 0। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो +7 आएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। इसका आएगा +5, इसका +3 आएगा और इसका +1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। तो इस केस में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा आएगा यहाँ पे ऑर्डर होगा A, फिर आएगा हमारा B, फिर आएगा C, फिर आएगा हमारा D। समझ आ गया? तो ये पॉइंट्स कुछ हैं जो लिख लेना तुम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखोगे तो ये तो सेम एलिमेंट का ऑक्सी एसिड्स था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सेम एलिमेंट का ऑक्सी एसिड्स नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर तुम थोड़ा सा कॉमन फैक्टर ढूंढोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा कि यहाँ पे जो एटम्स हैं उनको गौर करो। ये क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है और ये सिलिकॉन होगा, सॉरी ये लिखा नहीं था। ठीक है, और ये सिलिकॉन है। ठीक है, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है। तो तुम यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे? अगर तुम ध्यान दो तो ये लेफ्ट टू राइट में लाई करते हैं, मतलब सबसे पहले क्या आता है? सिलिकॉन, फिर क्या आता है? फास्फोरस, फिर सल्फर आता है, फिर क्लोरीन आता है। इस तरीके से ये लाई करते हैं पीरियड में। तो ये क्या कर रहे हैं? पीरियड में लाई कर रहे हैं। कहाँ से? लेफ्ट टू राइट। ये क्या कर रहा है? ये पीरियड में लाई कर रहा है, और वो भी कहाँ से? पीरियड में लाई कर रहा है लेफ्ट टू राइट। तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई ऐसे ऑक्सी एसिड्स दिखते हैं जिनमें जो एलिमेंट है वो कहाँ पे लाई करते हो, अगर सेम पीरियड में लाई करते हो, लेफ्ट टू राइट अगर तुम जाओगे, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने में हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस और फिर क्या होगा? सिलिकॉन होगा। समझ आया? तो यहाँ पे ऑर्डर तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ऑर्डर होगा? सबसे ज्यादा कौन होगा एसिडिक?
क्लोरीन, फिर क्या होगा सल्फर, फिर क्या आएगा फॉस्फोरस और फिर क्या आएगा सिलिकॉन। तो इसमें भी ऑर्डर हमारा क्या है ए, इसमें भी ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा ए बी सी एंड देन डी, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा सेम आएगा, दैट इज मैं एक निकाल के दिखाती हूँ। HClO4 है तो HClO4 में इसका भी +7 आएगा। इसमें तुम सॉल्व करोगे तो इसका भी देख लो ना +1 -8 और इसका तुम्हें निकालना ही तो इसका भी +7 आएगा, इसका भी कितना आएगा +7 ही आएगा। तो कभी भी अगर तुम्हें कोई ऐसा ऑक्सो एसिड दिख जाएगा, ऑक्सी एसिड जिसमें कि सभी का क्या हो ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाए, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है तब क्या डिसाइडिंग फैक्टर होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाएगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा यहाँ पे साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा जब साइज क्या होगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये तीनों का मैंने फुल ऑन एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि मैंने पिछले 2 वीडियो में एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत डीपली समझा दिया है। अगर तुम चीज़ों को पिछले 2 वीडियो पढ़े हुए हो तो ये कंसेप्ट किस बेसिस पे बताया वो तुम रिलेट कर लोगे और समझ लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा ऑक्सी एसिड्स में उतना कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे साइज किसका सबसे छोटा होता है, क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो इसका मतलब जिसका साइज जितना छोटा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा HClO4 का होगा, फिर HbRO4 का और फिर HiO4 का, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स ऑक्सी एसिड्स थे जिनके मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हें बताने थे। याद रखना जब तुम्हें सेम एलिमेंट को ऑक्सी एसिड दिया होगा तो तुम डिसाइडिंग फैक्टर किससे डिसाइड करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर तुम्हें ऐसे कोई एग्जांपल दे दियो जिसमें तुम्हें जो डिफरेंट एटम दिख रहा है वो अगर सेम पीरियड में लाई करता है तो लेफ्ट टू राइट जाने में एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ेगा। तीसरी बात, अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम आता है जो भी एग्जांपल्स तुम्हें दिए हैं तो तुम कैसे डिसाइड करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा अगर साइज घटता है तो, ठीक है। तो अब हम आगे कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ये ऑक्सी एसिड्स का पोर्शन था। अब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे अल्कोहल वाला और कार्बोक्सिलिक का, और फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में डाई कार्बोक्सिलिक को, ठीक है। देखो अब जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना इसमें अगर तुम गौर करो यहाँ पे क्या है सब कुछ मिक्स दे रखा है। मतलब पीछे जो क्वेश्चंस तुम लोग कर रहे थे, अगर तुम्हें जो मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व कराया था तो उसमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मैंने वहां पे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल्स करा रखे थे, अल्कोहल ही सिर्फ था वहां पे, ठीक है। लेकिन अगर तुम इन क्वेश्चंस में देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एल्काइन भी दिख रहा है, ठीक है, एल्काइन भी दिख रहा है, फिर अमोनिया दिख रहा है, फिर अल्कोहल भी दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिख रहा है। मतलब ये पूरा मिक्स्ड है। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें दिखे क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे जहाँ पे सारे मिक्स दे रखे होंगे और तुम्हें बोला जाएगा कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से इसका ऑर्डर अरेंज करो। तो अगर देखो सिर्फ कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल का इंडिविजुअली आता है तो तुम अपने कंसेप्ट लगा के बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो कि जिसकी नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा अच्छा डिस्पर्स होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल के लिए कैसा ग्रुप लगा होना चाहिए, -I ग्रुप लगा होना चाहिए। ये चीज़ मैंने तुम लोग को बता दी है। लेकिन अब अगर ऐसे मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक सीरीज है जो तुम्हें याद रखनी है। अगर तुम ये सीरीज याद रखोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ईजिली और बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा ये कंपाउंड, फिर आता है हमारा HCOOH, फिर आता है ये OH वाटर, फिर ROH, देखो ये वो सीरीज है जो अगर तुम याद कर लेते हो तो तुम्हारे पास क्या है कि अगर ऐसे मिक्स एंड मैच क्वेश्चन आते हैं तो तुमसे यूं चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारा पीछे वाले वीडियोस अगर देखे हैं तो उसके कंसेप्ट से भी ये क्वेश्चंस विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। अब तुम्हें बोला इसका एसिडिक नेचर क्या है या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्या दिख रहा है कि अल्कोहल है,
कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, मतलब ये सिर्फ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड पे मिक्स्ड क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले तो तुम ये बात दिमाग में रखे रहो कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अल्कोहल के कंपैरिजन ज्यादा एसिडिक होता है। तो तुम इतना समझ लो कि जो ये दो ए और ई है, ये तो ट्रेंड में क्या होगा, ऑर्डर में सबसे पीछे आएगा, क्योंकि ये अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड है ना, तो ये सबसे पीछे आएगा। और अब इन दोनों में चलो डिसाइड कर लो। अब इन दोनों में तुम कैसे डिसाइड करोगे, जो ग्रुप उससे लगा हुआ है वो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे कैसा ग्रुप लगा है, अगर तुम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो क्या बनेगा, CH3O-। अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो NO2CH2O- बनेगा। तो यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप लगा है ये प्लस आई ग्रुप होता है, और यहाँ पे जो NO2 ग्रुप लगा है ये कैसा होता है, माइनस आई ग्रुप होता है। मैंने क्या बताया था, मोर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज more stable will be the conjugate base and hence higher will be the acidic strength, ये बताया था मैंने। तो उस हिसाब से यहाँ पे कौन ज्यादा नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है, कौन, माइनस आई ग्रुप करेगा ना, तो इसका मतलब सबसे लीस्ट एसिडिक होगा ई, फिर आएगा हमारा क्या, ए। फिर देखो अब हमें कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर है इन तीनों में, बी सी डी में डिसाइड करना है। तो बताओ, अब खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगा है तो ये क्या होगा, इन तीनों में सबसे लीस्ट होगा तो डी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ, सोचो, अपने बुद्धि का प्रयोग करो। अब इन दोनों में डिसाइड करना है। तो यहाँ पे माइनस आई ग्रुप लगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये सबसे बी वाला मोस्ट एसिडिक होगा, फिर सी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, BCDAE, ठीक है। आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर जाते हो तो फिर से वही चीज है, ये क्वेश्चन 5 तो सीरीज से बहुत आसानी से हो जाएगा। सीरीज के हिसाब से देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन पड़ता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा HCOOH। फिर कौन सा आएगा हमारा फिर बताओ कौन सा आएगा, अल्कोहल को तो छोड़ दो, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अगर दोनों प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ओवर पावर करेगा, ठीक है। तो ए आ गया। फिर हमारा क्या आएगा बताओ, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड H है और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और वो NH3 है। देखो ए के बाद क्या बचा, ये सारे बच गए। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये तो एल्काइन है, वो अमोनिया है और बाकी तीन क्या है, अल्कोहल है। तो बताओ अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है ये एल्काइन और अमोनिया से, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें डिसाइड करना है इन तीनों में, ठीक है। अब इन तीनों में डिसाइडिंग फैक्टर है, तो बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिनाइल जो ग्रुप लगा है वो ज्यादा इसे एसिडिक बनाएगा, क्योंकि फिनाइल का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो डिस्पर्सल में ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसका मतलब ए के बाद आएगा बी। फिर कौन सा आएगा बताओ, CH3OH है और C2H5OH है। तो CH3OH का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, वो C2H5OH से कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ ऑफ कार्बन चेन बढ़ता है जो डोनेशन पावर होती है वो बढ़ती है। मतलब जितना ज्यादा डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज को उस पर और इकट्ठा कर रहा है, और हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना है। तो इसका मतलब सी होगा, इसके बाद फिर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। उसके बाद अब बताओ कैसे डिसाइड करोगे, ई और एफ में कैसे डिसाइड करोगे। ई और एफ दोनों ही क्या है, इस वाले पोर्शन में आते हैं, लेकिन अब डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है लेकिन यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगा है। तो प्लस आई ग्रुप स्टेबिलिटी को कम करता है एसिडिक स्ट्रेंथ में। ये बात सब याद रखो, याद रहेंगे तभी क्वेश्चन होंगे। तो इसका मतलब डी के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, फिर क्या आएगा, ई आएगा और फिर क्या आएगा, लास्ट जी आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। देखो अगर वीडियोस तुम्हें अच्छे लगते हैं, समझ आते हैं, तो देखो सब्सक्राइब कर दिया करो। रीजन क्या है कि अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो ये होता है ना कि मेरा भी थोड़ा मोरल बूस्टअप होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो, चीजें समझ आती हो, तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे क्या है, RCOH है, ROH है, H2O, NH3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और RH है। फिर देखो इसमें अब कैसे डिसाइड होगा, सारे यहाँ पे मिक्स एंड मैच प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, कार्बोक्सिलिक वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सीरीज क्या हो जाएगा, ए तो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर बताओ क्या आता है, फिर हमारा क्या है,
फिर अल्कोहल है, वाटर है, अमोनिया है। अमोनिया और वो जो एल्काइन है वो तो बाद में आएंगे, तो डिसाइडिंग फैक्टर हमें बी और सी में करना है। तो वाटर आएगा, सी आएगा, फिर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बच गया, अमोनिया, सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो बताओ ई आ जाएगा, फिर हमारा डी आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है। तो ये था ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये मैंने क्यों बताया, जब तुम्हें मिक्स एंड मैच ऐसे क्वेश्चन देंगे ना, तो तुम्हें क्या करना है, ये सीरीज याद रखना। अगर तुम्हें ये सीरीज याद है तो बहुत आसानी से और तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जब तुम सीरीज में, जैसे इस वाले क्वेश्चन में तुमने देख लिया कि अच्छा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, अल्कोहल भी है, तो तुमने क्या किया कि तुम्हें एक बात पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो तुमने अल्कोहल को पीछे रख दिया। अब तुम दो का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो तुमने अपने बाकी कंसेप्ट लगाए कि अच्छा किसमें प्लस आई लगाए, किसमें माइनस आई लगाए, फिर तुमने उससे डिसाइड करके यहाँ पे आंसर लिख लिया, ठीक है। तो सीरीज जो है वो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प ही कर रहा है, ठीक है। तो ये सीरीज भी याद कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। रोज रोज इस सीरीज को क्या करना, जब भी पढ़ने बैठोगे इट विल हार्डली टेक फ्यू सेकेंड्स, इसे क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें, तो यहाँ पे हमें हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो अगर तुम्हें कहीं पे भी फंसता है ना, तो तुम क्या करो, पहले एक बार कॉन्जुगेट बेस बना लो। तो अगर तुम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो कैसा बनेगा, CH3 CO माइनस, है ना। अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा, COOH CO माइनस, ठीक है। और इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा, COOH CH2 CO माइनस, ठीक है। तो अब तुम कैसे डिसाइड करोगे, देखो क्या करना है तुम्हें, तुम देखो कि जो तुम्हारा ये कॉन्जुगेट बेस बना है इससे कैसा ग्रुप अटैच्ड है, तो तुम्हें फटाक से आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे देखो तो तुम्हारे कॉन्जुगेट बेस के साथ कैसा ग्रुप लगा है, प्लस आई ग्रुप लगा है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो COOH ग्रुप लगा है विच इज अ माइनस आई ग्रुप, मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अगर तुम तीसरे में आओ तो तीसरे में भी क्या है, COOH लगा है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो मतलब क्या है कि तुम अब इसमें तो क्लियर हो कि ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, घटा रहा है, ठीक है। ये प्लस आई होने के वजह से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या करता है, घटाता है। अब रीजन मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आई होप सो। अब देखो तुम्हारा आंसर जो है फंसता है वो बी और सी में, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे। यहाँ पे भी मैंने पॉइंट तुम लोग को क्लियर किया था, यहाँ पे सेम ग्रुप है, मतलब यहाँ पे सेम माइनस आई ग्रुप आ गया। तो जब सेम माइनस आई ग्रुप होगा तो तुम कैसे डिसाइड करोगे, यू हैव टू सी द डिस्टेंस। तुमने क्या देखा कि यहाँ पे ये माइनस आई ग्रुप बिल्कुल जस्ट बगल में लगा है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस आई ग्रुप लगा है उसका डिस्टेंस थोड़ा सा दूर हो गया है। तो जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे रहता है, शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो क्या करता है, खुद सोचो, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और अगर माइनस आई ग्रुप क्या कर रहा है, लार्ज डिस्टेंस पे है, लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, तो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटाता है, ठीक है। तो अब आई होप क्लियर हो गया होगा आंसर। मतलब सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे लीस्ट एसिडिक कौन होगा, तुम्हारा ए, फिर हमारा क्या आएगा, फिर क्या आएगा बताओ, फिर आएगा सी, और फिर क्या आएगा हमारा बी। बी में क्योंकि जो भी माइनस आई ग्रुप लगा है वो जस्ट बगल में ही लगा है, वो ज्यादा डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो ये तो अब बहुत इजी है तुम लोगों के लिए। यहाँ पे जो भी कॉन्जुगेट बेस बनता है तुम्हें वो बना लेना है, उसके बाद तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि उससे कैसा ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लगा है विच इज अ माइनस आई ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे जो लगा है इट इज अ प्लस आई ग्रुप, तो ये तो सीधा सीधा क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को घटा रहा है। ये क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को घटाता है, तो इसका मतलब लीस्ट स्टेबल होगा बी। फिर हमारा क्या आएगा, ये क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा है तो ये आ गया ए, फिर आएगा हमारा सी। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस बुद्धि में घुस रहे होंगे। अब हम एंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड क्या होता है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना दे। मैलिक एसिड
फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, ठीक। देखो मैलिक एसिड कुछ इस तरीके का होता है, COOH, COOH, यहाँ हो गया हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, COOH, ये हो गया हमारा COOH, H, और ये रहा H। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि जब मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड जब एसिड की तरह बिहेव करता है, तो कोई एसिड की तरह कब बिहेव करता है, जब वो अपना H+ डोनेट करता है। ठीक है, तो जब मैलिक और फ्यूमेरिक H+ अपना डोनेट करते हैं, तो ऐसा ये देखा गया है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना, दैट इज, अगर मान लो डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका मैंने Ka1 लिख दिया, इसका Ka2 लिख दिया, तो ये देखा गया था कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है मैलिक का, वो पहली बार जब वो H+ देता है तो मैलिक का ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू फ्यूमेरिक, और जब दूसरी बार अपना H+ रिलीज करता है तो फ्यूमेरिक का क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है एज कंपेरिजन टू मैलिक। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस प्रकार का क्वेश्चन है कि Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 जब पहली बार H+ देगा। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए और आसान लैंग्वेज में लिख दे रही हूँ, जब दूसरी बार H+ देता है, जब दूसरी बार H+ देगा, तब क्या देखा जाता है कि फ्यूमेरिक का डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा हो जाता है इस कंपैरिजन टू मैलिक। तो इसका हमें एक्सप्लेनेशन समझना है। तो देखो एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है। अब क्या है, देखो जब ये पहली बार अपना H+ देगा तो इन दोनों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में से तो कोई एक अपना H+ रिलीज करेगा। तो मान लो कोई एक अगर अपना H+ रिलीज करता है, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, COO- और यहाँ पे क्या होगा, COOH। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और जब ये अपना H+ रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा बताओ, ये भी कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, COOH, और ये हो जाएगा COO- और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा कुछ बना स्ट्रक्चर दोनों के केस में। तो देखो क्या होता है, ये जो मैलिक एसिड जब पहली बार H+ लूज करता है ना, तो यहाँ पे इसके बीच में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इसका जो ये बनाया है इसने प्रोडक्ट, ही मोर स्टेबल हो जाता है। अब तुम खुद समझो, ये है, अगर H+ लूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर वो मोर स्टेबल है, तो वो पागल है कि वो वापस अपने आप पहला फॉर्म में अपने आप को चेंज करेगा, नहीं ना। यहाँ पे इसके लिए H+ को रिलीज करना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है, क्योंकि वो और स्टेबल फॉर्म में बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। तो अब अगर, तो इसी वजह से, क्योंकि ये अपने आप को ज्यादा स्टेबल फॉर्म में चेंज कर रहा है, अब अगर इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये क्या करेगा, अपना H+ जल्दी रिलीज कर देगा, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में बदलना चाहेगा। तो इस वजह से मैलिक का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना, पहली बार जब वो H+ को देता है तो वो ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू फ्यूमेरिक। लेकिन यही चीज अगर एक और बार हो, ठीक है, मतलब एक और बार अगर हम H+ को लूज कराए, तो अगर एक और बार H+ को लूज करेगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, COO- और ये COO-। ठीक है, H और H, और यहाँ पे भी सेम, अगर ये फिर से H+ को लूज करेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, COO-, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CO- हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसने उसने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, इसने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। क्या है क्वेश्चन कि जब दूसरी बार वो H+ को देता है, तो अब क्यों मैलिक का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम हो गई है एज कंपैरिजन टू फ्यूमेरिक। तो रीजन क्या है समझो, देखो यहाँ पे ये जो COO- होता है, ये कैसे ग्रुप होते हैं, ये बल्कि ग्रुप होता है। अब ये बल्कि ग्रुप है, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या होने लगता है, रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन होने की वजह से जब इसने दूसरी बार H+ को लूज किया, तो अब ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, दिस इज नॉट सो स्टेबल रिपल्शन की वजह से। तो अब क्योंकि इसको H+ लूज करने के बाद स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है जो कि पहले में मिल रही थी, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो फ्यूमेरिक में क्या है, CO-, दोनों बल्कि ग्रुप क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। यहाँ पे बल्कि ग्रुप क्या है,
मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम रिपल्शन हो रहा है और मोर स्टेबिलिटी हो रही है। यहाँ पे ये मोर स्टेबल हो गया है क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन कम है। तो इस वजह से सेकेंड टाइम जब H प्लस लूज होता है तो फ्यूमेरिक का डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाता है एज कंपैरिजन टू मैलिक। समझ आया? तो ये था डाई कार्बोक्सिलिक का केस जो कि मैंने डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पे होता है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल खत्म ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। तो ये सारे के सारे वीडियो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर दो और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू।